सावित्रीबाई फुले जी ने कहा, पहले तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ बहन जी के देश के कोने कोने से नहीं, दुनिया के कोने कोने से लोग इस हाउस में मौजूद हैं। एक एक आदमी भले अपनी बहन की जेब में हाथ डालकर अपने साथ एक फोटोग्राफर ले रहा है फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन वो हजारों लाखों लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। और सबसे बड़ी विशेषता इस महासंघ की ये है कि 1997 से लेकर के आज तक सारे संगठनों को एक साथ एकजुट रखने का जो एक बड़ा काम हर आदमी नहीं कर पाया, ये महासंघ ने इस काम को आज तक करके आपके सम्मुख दिखाया। ये तीसरा सम्मेलन है। पहला सम्मेलन 2013 में हुआ, इसी तालकटोरा में इसी तालकटोरा खिंचा के खड़ा हुआ था। ये जो कुर्सी 2-4 ऐसी दी गई है, रोटी खाने वाले बाहर रोटियों के चक्कर में वहां पे लगे हुए हैं। और एक मेरे गलती क्या होगी कि मैंने किताब आज अलाउ कर दिया, वो किताब खरीदने वाले भी वहां पर कम से कम 1500 आदमी वहीं खड़े हुए हैं। वो तालकटोरा स्टेडियम का नजारा अगर सारे लोग बाहर वाले अंदर आ जाए तो बात कुछ और हो जाती है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि बहन जी ने 23 दिसंबर का आह्वान किया है। आप एक एक आदमी हजारों लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्या बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए एक तो कहने वाली बात होती है और एक करने वाली बात होती है। क्या 23 दिसंबर को आप लोग अपने दलबल के साथ में रमाबाई मैदान में लखनऊ पहुंचे? ये बात सही है? ये बात सही है? आप उस कार्यक्रम को एक नई दिशा देंगे। देखिए, आप सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं, आपके साथ बहुत सारी इन्विटेशन है, मैं भी सरकार में एक अधिकारी हूँ। उसके बावजूद भी क्योंकि सावित्रीबाई फुले जी सांसद हैं, उनका काम तो बोलना ही है, लेकिन सरकारी अधिकारी होने के नाते हमारा काम बोलना बहुत कम होता है। छुट्टी है उसमें नहीं, छुट्टी तो आज भी नहीं है, उसके बाद भी आज सोमवार है, आज रविवार है, उसके बाद भी आज भी सरकारी अधिकारी पर छुट्टी लेकर आए हो आप लोग? सबने इसलिए अप्लाई की है। मेरा ख्याल है संविधान के प्रति बहन इससे बड़ी निष्ठा का प्रमाण और कोई हो नहीं सकता, क्योंकि सरकारी अधिकारी कर्मचारी छुट्टी लेकर आंदोलन का हिस्सा नहीं बनते हैं, क्योंकि उनके साथ फिर आगे की कार्रवाई भी होती है। और मुझे पता लगा कि CPWD में जहाँ से हमारे चेयरमैन आते हैं वहाँ तो आदेश जारी किए गए कि अगर आज छुट्टी में रहेंगे तो आपको चार्जशीट किया जाएगा। ऐसी भी जानकारी मेरे पास में भारतीय साहब के माध्यम से मिली है। उसके बावजूद भी हमारे CPWD के साथ भी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। विद्युत बोर्ड के लोग, हमारे सभी विभाग के लोग, बैंकों के लोग, LIC के लोग, GIC के लोग, स्टील अथॉरिटी के लोग, नेशनल मिलिट्री एसोसिएशन के लोग, सभी को नाम बहुत लंबा हो जाएगा, लिस्ट बहुत लंबी है और सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए महासंघ की तरफ से, बहुजन समाज की तरफ से आप सभी का आभार है, धन्यवाद है कि आप लोग आज दूर दूर देश के कोने कोने से और दुनिया के कोने कोने, अमेरिका तक से, लंदन से विकल्प साहब सभी लोग जो आए, डॉक्टर राहुल दीपांकर जी, बलराम साहब के सब लोग अमेरिका से चल करके, लंदन से चलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए सभी का आभार, धन्यवाद। दूसरा ये है, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, जैसा बहन जी ने बताया कि 2013 में पहला अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन इसी तालकटोरा में हुआ, 2017 में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन हुआ। UNO में मुझको भी इस प्रतिनिधि होने के नाते 2 बार जाकर के अपनी बात रखने का गौरव प्राप्त हुआ। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी बात रखने का मौका मिला। इसके बाद अभी कनाडा जाकर के एक बार पुणे में मैंने वहां पर लोगों के बीच जाकर के आपके संबंध प्रस्ताव, समाज के संबंध प्रस्ताव पास कराने का मौका मिला। 6 दिसंबर को जो हमारी पार्लियामेंट है कनाडा की, पहली बार 6 दिसंबर का कार्यक्रम पार्लियामेंट के अंदर मनाया जा रहा है और वहाँ की मुझे भी आमंत्रित किया गया कि मैं 6 दिसंबर को कनाडा की पार्लियामेंट में जाकर के मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज एक तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, संविधान में 3 संशोधन हुए, 81, 82, 85। किसने कराया पता आपको? किसने मेहनत की? किसने दिन रात काम किया? हालांकि रोटी का टाइम हो गया तो मैं 2 मिनट में प्रस्ताव पास कराऊंगा। किसने काम किया आपके लिए? महासंघ ने आपके लिए काम किया। ये कौन लोग गए? हम लोग चले गए। मुकदमे किसने लगे? हम लोगों में लगे। हम चाहते तो बहुत दिन पहले सांसद बन सकते थे, हम चाहते बहुत दिन पहले विधायक बन सकते थे, हम बहुत सारी ऑफर्स भी रहती हैं, लेकिन जैसा कि व्यक्ति ने कहा वो सांसद होने के नाते सांसद की परवाह नहीं कर रही है, बल्कि कहती है कि मैं कुछ रहूं ना रहूं, लेकिन संविधान के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए काम करूंगी, बहुत समाज के लिए। एक डिक्लेरेशन मैं भी कर देता हूँ, मेरे बारे में समाज में जो हमारे मित्र हैं बहुत सारी भ्रांति अपने अपने तरीके से फैलाते रहते हैं। मैं भी आज समाज के समूह एक बात क्लियर कर दूं, मैं भी जीवन भर सांसद नहीं बनूंगा, मंत्री नहीं बनूंगा, विधायक नहीं बनूंगा। जो लोग
पार्टी के पास नहीं गया, हमेशा गया तो अपने समाज के बीच गया, समाज के साथ रहा। लोग बोले दीजिएगा, हमें काशीराम का भगोर बनते हुए समाज को मान्यवर काशीराम जी के मिशन को, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जन जन तक पहुंचाने का काम करना। मुझे लगता है मैदान खाली है, कोई कंपटीटर नहीं है, और हम इस जिम्मेदारी को आज तक निभाने आए हैं और आगे भी इसको बहुत बाखूबी से निभाते रहेंगे। क्योंकि सरकार के मंत्री के रूप में रामदास अठावले जी को आना था, अठावले जी शायद बिजी हो गए कहीं पर, तो मैंने पहले काम किया प्रधानमंत्री के कार्यालय में। आपके प्रस्ताव जो आपके सम्मुख है, इनको मैंने भेज दिया है पास होने के लिए। मैं आपसे इनका अनुमोदन चाहता हूँ, पत्र पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, हाथ उठाकर इनका अनुमोदन करने का कृपा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार ने दिल्ली विशेष संविधान दिवस 26 नवंबर 2018 के अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्या के समाधान हेतु 5 प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु काम की बात सुन आप। एक मिनट बैठिए, जो जहां है वहीं खड़ा हो जाए, जो जहां है वहीं बैठ जाए, जिस पोजीशन में जो 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। माननीय महोदय, आज 26 नवंबर 2018 दिन सोमवार को अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ द्वारा दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संविधान दिवस के शुभ अवसर पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बहुजन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देश विदेश के अम्बेडकर वादियों ने भाग लिया। सम्मेलन में अनेक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें आपके द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के 5 नीतियों को विकास करने के लिए आपकी सरकार की सराहना भी की गई। इस अवसर पर भारत में रहे अनुसूचित जाति जनजाति समाज की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा निम्न प्रस्ताव पारित किए गए। प्रस्ताव नंबर 1, बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन देशद्रोहियों द्वारा दिल्ली के संसद मार्ग पर पुलिस की देखरेख में भारतीय संविधान की दिन दहाड़े होली जलाई गई है, उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज करके फांसी देने का काम भारत सरकार करे। प्रस्ताव नंबर 2, दिनांक 2 अप्रैल भारत बंद के दौरान झूठे मुकदमों में बंद किए गए समाज के निर्दोष नौजवानों को तुरंत रिहा किया जाए और उनके झूठे मुकदमे वापस किए जाए। आपकी ताली का मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, ताली बजने के लिए लगता है कि आप भी इतनी ताली बजेगी तो रिकॉर्ड में आएगी। तीसरा, आरक्षण कानून बनाकर संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए। निजी क्षेत्र में न्यायपालिका में और शिक्षा में सेना में आरक्षण लागू किया जाए तथा बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद किया जाए। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, जिसका जितना अच्छा काम है उसको बोलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीयकरण का दौर चलाया था, ये बात सही है। धन की भर्ती बोर्ड बनाया गया था, सरकारी तेल कंपनियों का निजीकरण से उसको सरकारीकरण किया गया था, बैंकों का सरकारीकरण हुआ, बीमा कंपनियों का सरकारीकरण हुआ, विशेष भर्ती अभियान चलाए गए। तब जाकर के देश के सरकारी क्षेत्र में SC/ST समाज के 40 लाख भागशाली लोग थे जो सरकार की नौकरी में आने में कामयाब रहे। बहुत चला गया, सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, निजी क्षेत्र आ गया। आज सरकारी क्षेत्र में संख्या घटकर 14 लाख पर आ गई है। 10 साल में संख्या 2 लाख के आसपास बढ़ जाएगी। समझ में बात नहीं आई। 40 लाख लोग रोजगार में थे सरकार के, एक घर में 10 परिवार के लोग पलते थे। 4 करोड़ लोग इस आरक्षण बाबा साहब के आरक्षण से गरीबी की रेखा के ऊपर आए थे। सांसदों के MLA की संख्या 10,000 के आसपास अब तक नहीं बनी है 25% के आरक्षण से। अगर 10 आदमी से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 लाख लोग 25% के राजनीतिक आरक्षण से गरीबी की रेखा के ऊपर आए और 4 करोड़ लोग बाबा साहब अम्बेडकर के सरकारी क्षेत्र की नौकरी में आरक्षण की वजह से गरीबी की रेखा से ऊपर आए। सहमत है आप लोग इस बात से? सहमत है? बिना संविधान बदले संविधान बदल गया,
और बिना आरक्षण खत्म किए आरक्षण खत्म कर दिया गया। मैं सरकारी क्षेत्र में हूँ, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों का पिछले काफी समय से 35 साल के आसपास से देख रहा हूँ। इस महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी 97 से इसका आपको मैं देख रहा हूँ, और 97 का मतलब 21 साल हो जाए आपके बीच में हो गए जो है, हो गए जो है, मुकदमा मुझमें चले नहीं चले, जेल गए नहीं गए इस काम के लिए, सारी चीजें हमने सही हैं। चाहते तो हम भी अपने छोटे भाई उदित राज की तरह हट्टी चाहते तो अपने बैकग्राउंड से कभी राष्ट्रीय हो जाते, उनसे अच्छा बोल लेते हैं, उनसे अच्छी हमारी पर्सनैलिटी दिखने में लगती है, उनसे अच्छा हमारा और ऐसी सेटअप है, चाहते तो उनसे बढ़िया पोजीशन लेकर मंत्री भी बन सकते थे। लेकिन हमने 2014 के लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर कहा कि हम लोग उस लाइन में नहीं हैं, हम तो मानव काशीराम जी के फॉलोवर हैं और उनके मिशन के लिए काम करने की अंतिम गंतव्य का बड़ा था। ये तीसरा भी पास कर दिया आपने, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है वो सरकारी। अरे बात बताइए बहन जी, जब तुम्हारा मजबूरी है सरकारी क्षेत्र को नहीं करना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप निजी क्षेत्र आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं करते संविधान में संशोधन करके, क्योंकि आप आरक्षण लागू करते निजी क्षेत्र में। विजय महाराज साहब ने बैंक का पैसा किया कि विजय हवाई जहाज बनाया, एयरलाइन में रही, पैसा किसका था? बैंकों का पैसा, देश का पैसा था। क्या उसका आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए था? जो हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल हॉस्पिटल के लिए जगह सरकार 60 रुपए दे रही है और बैंकों का पैसा लेकर के लोग मेडिकल बना रहे हैं, क्या उनका आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर सरकार निजी क्षेत्र को बदलाना चाहती है तो संविधान संशोधन क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये बेईमानी है आपके समाज के साथ, ये बेईमानी हमारे समाज के साथ खुली बेईमानी है, और बेईमानी को हम लोग चुपचाप बैठ कर देख रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंच पर बैठे थे सभी नेताओं से, ये जो भी लोग आए हैं सामने बैठे हैं, मंच पर बैठे, हम सब एक ही हैं, हमारी सबकी दुर्दशा है। हमारा मंत्री एक दूसरे मंत्री के पास जाता है तो वो मंत्री जानते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ, राष्ट्रपति भवन में एक मंत्री, राज्य मंत्री दूसरे राज्य मंत्री को बोलता है, अबे एक राज्य मंत्री शेड्यूल कास्ट के राज्य मंत्री को राष्ट्रपति भवन में बोलता है, अबे आपको तो मंत्री बन गया। ये भाषा हमारे लिए प्रयोग होती है। हमारा आईएएस जब आईएएस के बीच में बैठता है तो उसे आईएएस ना मानकर के उसको शेड्यूल कास्ट ट्रीट किया जाता है। हमारा मंत्री मंत्रियों के बीच में जब बैठता है तो उसको मंत्री ट्रीट नहीं किया जाता, उसको क्या ट्रीट किया जाता? हमारा सांसदों के बीच में बैठता है तो उसको शेड्यूल कास्ट ट्रीट किया जाता है। हमारा चपरासी जब चपरासियों के बीच में बैठता है तो उसको चपरासी नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट ट्रीट किया जाता है। हमारा राष्ट्रपति भी दलित राष्ट्रपति कहा जाता है और हमारा चीफ जस्टिस भी दलित चीफ जस्टिस कहा जाता है। बात सही है? मैं गलत तो नहीं कह रहा। हमारी दुर्दशा इतनी बड़ी इस देश के अंदर है। मैंने देखा आपकी लंदन जाने का मौका मिला, अमेरिका जाने का मौका मिला, लंदन की तो पार्लियामेंट के अंदर प्रस्ताव पाया हुआ कि भाई एक तो छुट्टी एक लाओ, वहां भी भेदभाव हो रहा है, कनाडा में भेदभाव हो रहा है, अमेरिका में भेदभाव हो रहा है। जो आदमी भारत से गया है जातिवाद की गठिया बांध करके वो लंदन भी ले गया है, वो अमेरिका भी ले गया है और वो कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी ले गया है और वहां के वो जातिवाद करने में पीछे नहीं। सहमत हो मेरी बात से? अब ये सरकार अगर किसी क्षेत्र में लाना चाहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो सरकार के देखिए, हमें सरकारी अधिकारी कर्मचारी कहा जाता है, हम उस लड़ाई को लड़ने जो आम आदमी को अफेक्ट करती है, हम उस लड़ाई को लड़ने जो आम आदमी के हितों को लेके जा रही है। अगर आरक्षण कानून बन जाता, हिरण मर जाए तो मुकदमा चलेगा, कुतिया मर जाए तो मुकदमा चलेगा, देश की 1/4 आबादी आरक्षण को उठा जाए तो उस पर कोई मुकदमे का प्रावधान नहीं, क्योंकि कानून ही नहीं बना सकती। इससे बड़ी घटना इस समाज के साथ और क्या हो सकती है? दूसरा क्या करना सकता है? पहली सरकार 10 साल में हो चली, ये सरकार इसके 5 साल पूर्व में भी चली जाएगी, दूसरी आ जाएगी, हो सकता है दूसरी का भी है कोई ऐसा आदमी हो, क्योंकि हमारा है बंदे का हाथ बहुजन समाज के हाथ में है। अगर आप चाहेंगे कि आपके समाज का कोई हेड बने, सरकार में शासन अध्यक्ष बने, तो उसकी कुंजी किसके पास है? मेरे ख्याल आप लोगों के पास में कुंजी है। वोट डालने जाओगे? वोट डालने जाओगे नहीं जाओगे? जाओगे? बटन भी दबाओगे? क्या बताओ कौन सा बटन दबाओगे? एक बता दो, कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा बटन दबाओगे? कौन सा
क्या ये संकल्प लेते हो बहुजन समाज का आदमी इस बार ये मानते हो कि बहुजन समाज का कोई भी शख्स इस बार प्रधानमंत्री बने? आप उठाना चाहते हो? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए इस बार? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आप बहुजन समाज को आप लोगों ने ताकत दी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस ताकत का लाभ समाज के एक व्यक्ति मिलेगा। 14 प्रस्ताव है सरकार द्वारा 97 संशोधन कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भर्ती में आरक्षण बहाल किया जाए। सहमत हैं लोग? अरे टीचर का रिजर्वेशन खत्म हो गया है, ये बात सही है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने खत्म कर दिया है। ये पास किया प्रस्ताव आपने। पदोन्नति में आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, जो खत्म कर दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने टेढ़ा ऑर्डर दिया, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं हो पा रहा है। हमारे कहने में प्रोमोशनल रिजर्वेशन को लागू तुरंत किया जाए। सहमत आप लोग? कितने लोग सहमत हैं? अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार निवारण अधिनियम को सख्ती से उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। सहमत आप लोग? गुड। एससी प्लान और ट्राइब प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है एससी प्लान और ट्राइब प्लान? कौन सा प्लान? 2 लाख करोड़ रुपए बनता है जनाब आपका, हर साल जो आपका खर्च होना चाहिए। बाबा साहब आपको व्यवस्था देकर गए हैं कि संविधान में जो भी मुख्यमंत्री बजट पेश करेगा आपकी आबादी के अनुपात में उसको बजट एससी एसटी के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट करने का प्रावधान बाबा साहब देकर गए हैं। ये हर साल करीब 2 लाख करोड़ के आसपास आपका खर्च होना चाहिए और 2 लाख करोड़ रुपया राज्य सरकार के बजट में बनता है। 7 लाख करोड़ रुपया आपके ऊपर हर साल खर्च होना चाहिए। सही है? क्या 4 लाख का खर्च हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इस पैसे में हमने कहा सरकार से कि आप बच्चों के लिए तहसील के स्तर पर रेजिडेंशियल स्कूल एक आप बना दें, नर्सरी से लेकर ग्रेजुएट तक का। हर साल हमारे 1000 बच्चे तहसील से पढ़ के निकलेंगे, ग्रेजुएट होकर निकलेंगे। 4 तहसील अगर एक जिले में 4000 बच्चे हमारे स्कूल से एक जिले से निकलेंगे और जो भी 700 सवा 700 जिले हैं जो बढ़ गए हैं, अब वो 650 थे, तो लाखों बच्चे हमारे पढ़कर निकलेंगे, ग्रेजुएट बनकर निकलेंगे। और साथ साथ क्या होगा, निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में आरक्षण का इंतजार करता होगा, तो उनको भी रोजी रोटी के अवसर मिलेंगे। ये बात सही है? आए दिन एससी एसटी समाज पर हो रहे अत्याचारों में सरकार को रोक लगाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके बाद देश में खाली पड़ी जो जमीन है उसको उपजाऊ बनाने में देश के कुछ जाति जनजाति समाज के लोगों को उसका वितरण सुनिश्चित किया जाए। देश की कृषि जमीन का वितरण एससी एसटी समाज के लोगों को इनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। एग्रीकल्चर लैंड का बंटवारा एससी एसटी में होना चाहिए। अरे लैंड का बंटवारा होना चाहिए। और देश में पैदा होने वाले सभी रोजगारों उद्योग धंधों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों की जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। और लास्ट पॉइंट है, देश में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण करने हेतु सरकार द्वारा उनको सस्ती ब्याज दरों पर बैंक लोन दिलाने की व्यवस्था की जाए और देश के उद्योग धंधों में एससी एसटी समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री जी को भेजा जा रहा है। इसके रिसीप्ट कॉपी आपको नेट पर मिल जाएगी। आप इसका प्रचार प्रसार कितना करें